सोचिए, एक तरफ कश्मीर की वो जन्नत जैसी वादियां, पहलगाम के पास बेसरन वैली, लोग उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। खूबसूरत, शांत, बिल्कुल। और फिर सोचिए 22 अप्रैल 2025 का वो दिन, जब इसी खूबसूरत जगह को खौफ और दहशत से लाल कर दिया गया। तो आज हम 2025 के इसी पहलगाम हमले की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि एक ज्यादा परेशान करने वाला सवाल खड़ा करते हैं कि आतंक फैलाने के लिए जन्नत जैसी जगह को ही क्यों चुना गया। एग्जैक्टली। आज हम इसी क्यों की तह तक जाएंगे। और हमारा मकसद भी यही है, इन अलग अलग रिपोर्टों से जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर एक साफ तस्वीर बनाना, ये समझना कि कैसे एक शांत दिखने वाली जगह जो अमन का प्रतीक होनी चाहिए, उसे नफरत फैलाने के लिए चुना गया, और इसके पीछे की साजिश क्या थी। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस दिन। हमारे सूत्र बताते हैं कि तारीख थी 22 अप्रैल 2025 जी। और समय था दोपहर के करीबन 1 से 3:30 बजे के बीच का। जगह थी पहलगाम के पास, यही बेसरन वैली। और ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आपको पैदल चलना पड़ता है या फिर घोड़े पर जाना होता है। और यही बात, मतलब इसका एकांत में होना, यही इसकी खूबसूरती भी है। और यही उस दिन इसका सबसे बड़ा अभिशाप भी बना। मतलब ये कि ये जगह चारों तरफ से घने देवदार के जंगलों से घिरी हुई है, और सूत्रों के मुताबिक हमलावरों के लिए यही जंगल सबसे बड़ा हथियार साबित हुए। अच्छा। उन्होंने इसी घने इलाके का फायदा उठाकर घुसपैठ की और हमले के बाद इन्हीं जंगलों में गायब हो गए। तो ये सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं थी, उनके लिए एक परफेक्ट एंट्री और एग्जिट रूट था। और ये हमलावर, ये भी कोई आम लोग नहीं थे, मिलिट्री जैसी वर्दी पहने हुए। हाँ, और हाथों में AK-47 जैसे खतरनाक हथियार। उन्होंने उस जगह का फायदा उठाया जहां सुरक्षा लगभग थी ही नहीं। लोग वहां सुकून के पल बिताने गए थे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दहला देने वाली है, वो हमलावरों का तरीका है। उन्होंने सिर्फ अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई। हमारे स्रोतों में साफ लिखा है कि उन्होंने पहले वहां मौजूद पर्यटकों को अलग किया, पुरुषों को, महिलाओं को। फिर उन्होंने पुरुषों से उनका धर्म और नाम पूछना शुरू किया। कुछ पुरुष पीड़ितों को तो इस्लामी कलमे पढ़ने तक के लिए मजबूर किया गया। ये सुनना भी कितना मुश्किल है। और इसके बाद उन्होंने एक एक करके मुख्य रूप से गैर मुस्लिम पर्यटकों को चुन चुनकर निशाना बनाया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि वहाँ क्या मंजर रहा होगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागे होंगे। कुछ बाढ़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ झोपड़ियों के पीछे छिप रहे थे। इसी भगदड़ के बीच की एक घटना का जिक्र भी है। क्या? एक स्थानीय घोड़ा चलाने वाले ने, एक आम नागरिक ने, एक हमलावर से बंदूक छीनने की हिम्मत दिखाई। सच में? हाँ, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। पर सोचिए, उस दहशत के माहौल में भी कोई आम इंसान इतनी हिम्मत दिखा सकता है। ये दिखाता है कि इंसानियत हर हाल में आतंक से बड़ी होती है। सही बात है। और इस हमले का नतीजा? वो बहुत भयानक था। कम से कम 26 आम लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा जख्मी हुए। कुछ रिपोर्टों में तो मरने वालों की संख्या 28 तक बताई गई है। और ये सभी लोग पर्यटक थे, देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर की खूबसूरती का अनुभव करने आए थे। ये हाल के सालों में नागरिकों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। इतने बड़े पैमाने पर और इतने क्रूर तरीके से किया गया हमला, ये किसी शोखिया गुट का काम तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे स्रोत क्या बताते हैं? कौन थे लोग? भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच किस तरफ इशारा करती है? जांच सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी LAT और उससे जुड़े समूहों पर उंगली उठाती है। और क्या ये सिर्फ एक आरोप था या इसके पीछे कुछ ठोस सबूत भी थे? नहीं, ये सिर्फ आरोप नहीं था। इसके पीछे ठोस सबूत पेश किए गए, जैसे पाकिस्तान के नैड्रा डेटाबेस से मिले बायोमेट्रिक रिकॉर्ड। नैड्रा, ये वहाँ का नेशनल ID कार्ड सिस्टम है ना? जी बिल्कुल, वहां से बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मिले। साथ ही हमलावरों के पास से बरामद GPS लॉग और सैटेलाइट फोन का डेटा भी था, जो उनकी लोकेशन और बातचीत को ट्रैक करता है। ये तो बहुत बड़ा सबूत है। मतलब साफ है कि हमलावर सीमा पार से आए थे। हाँ, और यहाँ एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है। जांच में पता चला कि मुख्य हमलावरों में कोई भी स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी शामिल नहीं था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, हालांकि हमले के लिए इंतजाम करने, यानी लॉजिस्टिक्स, जैसे कि रुकने की जगह या आने जाने में मदद, उसके लिए स्थानीय लोगों की मदद जरूर ली गई थी। ये पैटर्न दिखाता है कि कैसे बाहर से आए आतंकी स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। मैं अब भी उसी सवाल पर अटकी हुई हूँ जो हमने शुरू में उठाया था।
बैसरन वैली ही क्यों? क्या सूत्रों में इसका कोई खास जिक्र है? बिल्कुल है, और इसकी कई परतें हैं। पहला तो जैसा हमने कहा, इसका एकांत में होना और जंगलों से घिरा होना, जो घुसपैठ और भागने के लिए आदर्श था। ठीक है। दूसरा, पर्यटकों की भारी भीड़। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना, ताकि खौफ भी उतना ही बड़ा हो। लेकिन जो सबसे गहरी वजह है वो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक? हाँ, आम नागरिकों और खासकर पर्यटकों को निशाना बनाने के 3 मुख्य मकसद थे। पहला, कश्मीर में धीरे धीरे लौट रही शांति को पटरी से उतारना। ओके। दूसरा, कश्मीर के पर्यटन उद्योग को तबाह करना, जो वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये एक तरह का आर्थिक हमला था। और तीसरा? और सबसे खतरनाक, गैर मुस्लिमों को चुनकर मारना, ताकि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव भड़के। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश था, एक सोची समझी साजिश। और इसका असर भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो चाहते थे। पूरे देश में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी। बिल्कुल, और कश्मीर के पर्यटन पर तो इसका बहुत बुरा असर पड़ा। हजारों लोगों ने डर के मारे अपनी बुकिंग्स रद्द कर दी। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इस घटना ने सुरक्षा और कूटनीति दोनों स्तरों पर हलचल मचा दी। सुरक्षा बलों ने घाटी में अपने ऑपरेशंस तेज कर दिए। एक खास ऑपरेशन का जिक्र है जिसका कोड नेम था ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव? हाँ, ये जुलाई 2025 में चलाया गया, जिसमें इस हमले से जुड़े 3 मुख्य हमलावरों को मार गिराया गया। और डिप्लोमैटिक लेवल पर इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि सारे सबूत हमलावरों के पाकिस्तानी नागरिक होने की ओर साफ साफ इशारा कर रहे थे। तो जब हम इन सारी जानकारियों को एक साथ रखते हैं तो इससे बड़े सबक क्या मिलते हैं? क्या इसे सिर्फ एक और आतंकी हमला कहकर भुलाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे सूत्र जिन बातों की तरफ इशारा करते हैं उनसे 3 बड़े निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक तो थी ही, लेकिन ये सिर्फ जवानों की कमी का मामला नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक खास तरह की कल्पना की विफलता थी। अंग्रेजी में कहें तो फेलियर ऑफ इमेजिनेशन। कल्पना की विफलता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सुरक्षा एजेंसियां शायद पारंपरिक सैन्य ठिकानों या सरकारी इमारतों पर हमले की तैयारी कर रही थीं, लेकिन वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाईं कि सॉफ्ट टारगेट यानी पर्यटकों से भरी शांत और खूबसूरत जगहें ही आतंकवाद का नया मोर्चा बन सकती हैं। मतलब उन्होंने दुश्मन की सोच को पढ़ने में गलती की। बिल्कुल, ये तो बहुत अहम बात है। और दूसरा सबक? दूसरा सबक हमलावरों की रणनीति में छुपा है। जानबूझकर आम नागरिकों को, महिलाओं और बच्चों के सामने उनके परिवार वालों को मारना। इसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि समाज के मन में गहरा डर बिठाना था। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हाँ, एक क्रूर उदाहरण जहां खौफ फैलाना ही सबसे बड़ा हथियार है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सीमा पार से मिलने वाला समर्थन। जो बायोमेट्रिक और जीपीएस जैसे सबूत मिले हैं, वो इस घटना को सिर्फ एक स्थानीय आतंकी वारदात नहीं रहने देते, बल्कि इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। एग्जैक्टली। ये घटना हमें याद दिलाती है कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में खूबसूरत और शांत समझे जाने वाले पर्यटक स्थल भी कितने असुरक्षित हो सकते हैं। तो आज हमने 2025 के पहलगाम हमले की कई परतों को खोला। एक खूबसूरत जगह पर एक क्रूर हमला, पर्यटकों को सोच समझकर निशाना बनाना और इसके बाद हुए राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी बदलाव। ये घटना वाकई कश्मीर के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह है। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है। क्या? हम पर्यटन को हमेशा से शांति और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच पुल बनाने का जरिया मानते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब उसी पर्यटन को आतंक फैलाने का एक हथियार बना दिया जाए, तो संघर्ष वाले क्षेत्रों में सामान्य जीवन की बहाली की राह कितनी जटिल और मुश्किल हो जाती है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।